नमस्कार बच्चों, व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने व्याकरण का पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण के बारे में पढ़ा था। भाषा के दोनों रूप पढ़े थे, मौखिक और लिखित। बोली जो सीमित क्षेत्र में बोली जाए और लिपि जो चिन्ह बनाए जाएं, किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाएं वो लिपि। और व्याकरण जो हमें शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराए, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराए, वो व्याकरण कहलाता है। कल हमने यहाँ तक आपको समझा दिया था, हमने कर लिया था। व्याकरण के अंग मैंने आपको समझाए थे। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4। ध्वनि विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। और आज हम शब्द, पद और वाक्य में अंतर जानेंगे। ये कल मैंने आपको समझा दिया यहाँ तक। ध्वनि विचार क्या है? इसमें ध्वनियों के भेद, उच्चारण, लेखन व उनके संयोजन पर विचार किया जाता है, ध्वनियों के। और शब्द विचार में इसमें शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रूपांतर व रचना पर विचार किया जाता है। पद विचार में इसके पद भेद, पदबंध पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतर व विराम चिन्ह पर विचार किया जाता है। आगे देखेंगे शब्द, पद और वाक्य में अंतर। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ निकले। वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। जैसे आम, मोहन, पुस्तक, इसमें वर्ण थे जिनको एक साथ मिला दिया तो वो शब्द बन गया और उसका अर्थ भी होना चाहिए। उसके बाद पद। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हों तो उसे पद कहते हैं। जब वो शब्द, कई शब्द एक साथ मिलकर वाक्य बनाते हैं तो वो शब्द वहाँ पद कहलाते हैं। जैसे भूखे बालक को भोजन दो। इसमें बालक, भूखे, भोजन सब अलग अलग हैं। अगर अलग है बालक तो वो शब्द है, लेकिन यहाँ वाक्य में प्रयोग है तो ये पद है। तो जब वाक्य में प्रयोग होता है शब्द तो वो पद कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह, जिसका अर्थ निकले, सार्थक जिसका अर्थ हो, जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करने में समर्थ हो, उसका पूरा समझ आए हमें ये क्या कहना चाहते हैं, वाक्य कहलाता है। कोई भी वाक्य आप ले सकते हैं, वो जिसका अर्थ निकले। भूखे बालक को भोजन दो, ये वाक्य भी ले सकते हैं। और कोई भी वाक्य जो सार्थक हो, जिसका अर्थ निकले। हिंदी भाषा का महत्व क्या है? हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है, प्राय उसी रूप में लिखी भी जाती है। ये एक इतनी आसान भाषा है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अपनी इस सरल प्रकृति के कारण इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। सरल प्रकृति मीन्स ये इतनी सिंपल, सीधी और इतनी अच्छी भाषा है कि इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा, महत्व बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज यह न केवल समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। और 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। अब हिंदी के विविध रूप, एक राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा और कार्यालय भाषा जो सरकारी दफ्तरों में प्रयोग की जाती है। राजभाषा किसी भी देश के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजकाज करने के लिए जो भाषा बोली जाती है। हिंदी को भी संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में अनेक राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती रही है। राष्ट्रभाषा क्या है? ऐसी भाषा जिसे देश, राष्ट्र के अधिकांश लोग प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर लोग जिसे बोलते हों, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। कि इस देश की ये भाषा है जिसको ज़्यादा लोग बोलते हैं। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। आप देखते होंगे
कि अपने देश में, भारत में हिंदी ही ज़्यादातर लोग बोलते हैं, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार और प्रचलन है। भारत के सबसे अधिक प्रांतों में हिंदी भाषा बोली जाती है, सबसे अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रांतों में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। कार्यालय भाषा क्या है? संपूर्ण भारत के विभिन्न कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप टेलीविज़न पर भी देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं भी होती हैं, ये हिंदी भाषा में ही ज़्यादा होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं, क्योंकि इनको सब समझ सकते हैं और ये ज़्यादा लोगों तक फिर संदेश पहुंचा सकते हैं। अगर हमारी भाषा समझ आने वाली भाषा है तो हम उसे अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। ये बोलचाल की भाषा से अलग है, लेकिन हिंदी सबको समझ आती है भारत में। अब देखिए अध्याय संक्षेप क्या है। ये इसके मुख्य बिंदु हैं, जो पाठ हमने पढ़ा ये इसके मुख्य बिंदु हैं। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा वह समर्थ साधन है, ध्यान रखना, जिससे बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। जो बोलकर अपने भाव व्यक्त किए जाएं मौखिक, और जो लिखकर किए जाएं लिखित भाषा। बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्ह द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जब वो लिखी जाती है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह कहाँ से मिलते हैं? लिपि से। वो लिपि कहलाते हैं, जो वो चिन्ह है वो लिपि है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के वर्णों, शब्दों व वाक्यों के शुद्ध स्वरूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। जो शुद्ध ज्ञान हमें देता है वो व्याकरण देता है। अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न कर लेते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। खड़ी बोली ब्रज भाषा व हरियाणवी कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? खड़ी बोली, ब्रज भाषा व हरियाणवी कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी। कल हमने पढ़ा था कि ये कौन सी हिंदी में आती हैं, बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं। जो अभी मैंने ऊपर बोली हैं वो सारी किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी। भोजपुरी, मगही व मैथिली कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? बिहारी हिंदी भाषा की, बिहारी हिंदी उपभाषा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अभी अभी जो हमने पढ़ा है, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का सशक्त साधन है। आप इसे खुद भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है ये। अपनी बुक में भरेंगे इसे, अपनी जो अब तो किताबें मिल गई हैं, तो व्याकरण की किताब में ये सारा अभ्यास उसमें करेंगे। पहले खुद करेंगे, उसके बाद इससे मिलाएंगे और पेंसिल से ही फिल करेंगे अपनी बुक को। भारत की राजभाषा हिंदी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाए, कहीं थोड़े से एरिया में। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पद विचार के अंतर्गत पदभेद, पदबंध का अध्ययन किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत के संविधान में राजभाषा बनी। कौन सी? हिंदी भारत के संविधान में राजभाषा घोषित की गई। भाषा के 2 रूप कौन से हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए।
जो बोलकर प्रकट की जाए मौखिक, और जो लिखकर अपने भाव व्यक्त करें वो लिखित। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। इनकी लिपि हमें यहाँ लिखनी है। संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, हिंदी देवनागरी, उर्दू, फारसी, मराठी देवनागरी। तो ये आपने इसमें अपनी एक्सरसाइज में, अभ्यास में भरने हैं, ये अपनी किताब में। प्रश्न 6 देखिए, ये मैच द कॉलम है। वाक्यांशों को सही शब्दों से मिलान करेंगे। पंजाबी गुरमुखी, हिंदी राजभाषा है, और ये पंजाबी की गुरमुखी क्या है? लिपि है, और हिंदी राजभाषा है। एक विदेशी भाषा जर्मन, भाषा का रूप लिखित, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा उर्दू। क्रियाकलाप देखिए, वर्ग में से छांटकर दिए गए स्थान पर भाषाओं के नाम लिखिए। ये स्पेस हमें यहाँ जगह जो ब्लैंक दिए हुए हैं, इसमें भाषाओं के नाम लिखने हैं। पहले हम वो भाषा इसमें निकाल लेते हैं कौन सी है। ये देखो असमिया, ये आप उधर लिखेंगे असमिया। फिर आप देखेंगे पाली भाषा, इधर आप देखेंगे उड़िया, गुजराती, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, इसमें देखो उर्दू भी है। ये सब आप यहाँ लिखेंगे जो आपको यहाँ ब्लैंक दिए हुए हैं। जितनी भाषाएं इससे बनेंगी वो सब आप और भी कोशिश करेंगे और इसमें लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये देखो कक्षा का चित्र भी बनाया हुआ है, और इसमें जो आपको बताया गया है मौखिक और लिखित के उदाहरण भी आप लिख सकते हैं कि कौन सा क्या हम मौखिक में लिख सकते हैं और क्या हम लिखित के द्वारा बता सकते हैं। यदि आपके मित्रों को हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं आती हैं तो उन मित्रों के नाम व उनकी भाषाएं लिखिए। देखो हिंदी तो आप सबको आती है, आपको तो संस्कृत भी आती है क्योंकि आप संस्कृत पढ़ते हैं। पूर्ण रूप से ना सही, लेकिन संस्कृत भाषा आप जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश तो जानते ही हैं। तो 3 भाषाएं तो आप सब बच्चे जानते हो। इसके अलावा दूसरी भाषा जो बच्चे जानते हैं उनका नाम और उनकी भाषा लिखेंगे इसमें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।